नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपकी साप्ताहिक क्लासों में आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। और एनसीएफ 2005 का जो शेष पोर्शन रह गया था, आज वो आपके सामने 30 से 35 मिनट के अंदर रखा जाएगा। कुछ प्रश्नों की श्रृंखला होगी और पिछले वीडियो में आपका प्यार स्नेह बहुत मिला और जमकर इस बार का भी वीडियो इतना शेयर करें दोनों वीडियो को कि अधिक से अधिक लोग हमारी वीडियो से जुड़ें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। और आज मित्रों हमें एनसीएफ के शेष पोर्शन में बात करनी है, लेकिन हम पहले पिछली क्लास में क्या पढ़ा उसका 1 मिनट रिवीजन करते हैं। हमने जाना एनसीएफ 2005, प्रोफेशनल स्पर्श समिति 1993, बोझ मुक्त शिक्षा, रटन प्रणाली से शिक्षा, सपनों के भारत का निर्माण, सभ्यता एवं प्रगति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया था जो एनसीएफ की आधारशिला थी। इस प्रकार के काफ़ी तथ्य हमने पढ़े। एनसीएफ क्या होता है, एनसीएफ के बारे में जाना। एनसीएफ हमारे 17 राज्यों में लागू हुआ था। एनसीएफ 3 भाषा त्रिभाषी फॉर्मूला था। मातृभाषा थी हमारी, एक हिंदी थी और एक अंग्रेजी थी। इस प्रकार के हमने विभिन्न तथ्य पढ़े। हमने आपको एनसीएफ नेशनल जो हमारा करिकुलम होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, तो हमने आपको एक पाठ्यचर्या शब्द बताया था। और एक देखो कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी लोगों ने पूछा भी मुझसे पर्सनली कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसी को लेके आ गया और चूंकि ये पढ़ाना भी था आप लोगों को, तो मैंने कहा पहले इसी चीज़ पर चर्चा करते। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर क्या होता है, आज इसे जानना है। हमने पिछली क्लास में क्या जाना, एनसीएफ के शिक्षण सूत्रों पर कार्य करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों पर कार्य करता है। ठीक है, हमने और भी काफ़ी चीज़ें जानी। हमने जाना मूर्त से मूर्त की ओर कार्य करता है। इस प्रकार के विभिन्न तथ्य हमने पिछली क्लास में 30 मिनट पढ़ा था एनसीएफ, और आज भी इतना ही पढ़ेंगे और एनसीएफ को ख़त्म करेंगे। और ये एनसीएफ के जस्ट बाद आपको बताएंगे क्या पढ़ाया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें मित्रों। हमने एनसीएफ के बारे में पढ़ा। आज हमें पढ़ना है कि एनसीएफ 2005 के 2 भेद हमने बताए। 2 भेद एक कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं, लेकिन हम देखते हैं मित्रों। पहला है हमारा पाठ्यचर्या और दूसरा है हमारा पाठ्यक्रम। एनसीएफ 2005 में 2 चीज़ों में हमें मतभेद होता है, इसलिए हमने उसके भेद ही लिख दिए। एक पाठ्यचर्या होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। अब पाठ्यचर्या क्या होती है और पाठ्यक्रम क्या होता है, तो देखते हैं। किसी विशिष्ट स्तर पर, कोई विशिष्ट स्तर है, उस पर सिखाई जाने वाली किसी एक विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्धारण करना, किसी एक विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्धारण करना पाठ्यक्रम है, एवं सभी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्धारण करना पाठ्यचर्या है। मतलब हम किसी एक विषय के बारे में यदि जानें, एक विषय के बारे में चर्चा करें, तो वह हमारा पाठ्यक्रम होगा, और यदि सभी विषयों के बारे में जाने तो वह पाठ्यचर्या होगी। ये कुछ दिन हम आप लोगों को भूल गए थे। ये क्या एनसीएफ में होता है, पहले उस चीज़ को और समझ लेते हैं। जैसे ये आता है तो फिर निकल जाती हैं चीज़ें दिमाग से। हमें एक यहाँ स्टार बना के लिखना है कि एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चों को गणित की लंबी आकृतियों का ज्ञान कराएं। देखो यहाँ लिखते हैं, स्टार है हमारा, बच्चों को गणित की लंबी आकृतियों का अध्ययन, लंबी आकृतियों का अध्ययन। लंबी आकृतियों का अध्ययन का अर्थ क्या हुआ कि गणित में हमें लंबी आकृतियों का अध्ययन क्यों कराना चाहिए, इससे तात्पर्य क्या हुआ। ठीक है, तो लंबी आकृतियों का तात्पर्य क्या हुआ। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है मित्रों कि लंबी आकृति पार क्या हुई, बहुत लंबी। यहाँ आयत, चतुर्भुज, वर्ग, रेखाएं, ये सारी चीज़ें तो मैथ्स में है। लंबी आकृति का उद्देश्य, अर्थ यहाँ ये हुआ कि हमें बच्चों को ऐसे विषय देना है जिससे बच्चों के अंदर तार्किकता का ज्ञान हो। और इस लंबी आकृति का जो एनसीएफ में अर्थ लिखा है, वो लिखा है हमें बच्चों के अंदर कल्पनाओं और अकल्पनाओं का विकास करना है। हमें बच्चों के अंदर कल्पनाओं का विकास करना है, कल्पनाओं व अकल्पनाओं का विकास। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें बच्चों को उनसे खुद कर, जॉन डीवी का जो है करके सीखना सिद्धांत दिया था कि हमें बच्चों को पढ़ाना कम है, उनसे खुद कहना है कि बेटा तुम सीखो, करके सीखो। हमें बच्चों को जो पढ़ाना है उनके परिवेश से जोड़कर पढ़ाना है। लंबी आकृति का, गणित में लंबी आकृति का प्रयोग का मतलब क्या हुआ मिश्रा, आ रहा है।
लंबी आकृति के प्रयोग का मतलब यहाँ हुआ है मित्रों कि हमें ये जानना है कि बच्चों को कल्पना और अकल्पनाओं के निर्माण के योग्य बनाना है। ये हमारा गणित में लंबी आकृति का अर्थ हो गया। इतनी चीज़ हमने पढ़ी। अब हम जहाँ थे अपनी विषय वस्तु पर लौटते हैं पुनः एक बार, और हमारी जो विषय वस्तु थी उस पर हमें चर्चा करनी है। और चर्चा हमारी है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर। पहला पॉइंट इनमें अंतर क्या होता है हमने जाना। पाठ्यक्रम क्या होता है, किसी विशिष्ट विषय वस्तु की, किसी विशिष्ट विषय की एक विषय वस्तु पर चर्चा करना, उसका निर्धारण करना, उसका निर्माण करना ही पाठ्यक्रम क्या। और जबकि समस्त विषयों की विषय वस्तु का निर्माण करना, समस्त विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्धारण करना ही हमारा पाठ्यचर्या कहलाता है। अंतर पढ़ते हैं, इसमें हम कन्फर्म कर लेंगे क्या क्या होता है। पहला अंतर देखते हैं, पाठ्यक्रम पूर्ण करने से संबंधित है, अर्थात हमें खुद पता है जो बंदे हमारे मित्र भाई बहन बीटीसी बीएड कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे, बीएलएड कर रहे होंगे, उन्हें पता है कि हमारा सेमेस्टर पूर्ण होना है, हमें पाठ्यक्रम करना है। तो पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि के अंदर हमें खत्म करना होता है। पाठ्यक्रम पर हमारे पेपर होते हैं, और जबकि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करके सिखाना ही पाठ्यचर्या का कार्य है। पाठ्यचर्या कहती है नहीं, हमें बालकों का सर्वांगीण विकास करना। और पिछली क्लास पे आपको बताया भी था, पाठ्यचर्या का उद्देश्य होता है बालकों के सर्वांगीण विकास से, तो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करना। अगला है उद्देश्य प्राप्ति का साधन। ये उद्देश्य प्राप्ति का मात्र एक साधन है हमारा पाठ्यक्रम, और जबकि साध्य क्या है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो है हमारी पाठ्यचर्या। और उद्देश्य प्राप्ति का साध्य, ये दो मूल हमारे अंतर हो गए। अगला अंतर, इसे विषय वस्तु कहते हैं, हम सब्जेक्ट कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं। इसे शिक्षा क्रम के नाम से जाना जाता है। जो हमारा पाठ्यचर्या होता है वो शिक्षा क्रम होता है, किस प्रकार से हमारा क्रम रहेगा। अगला देखते हैं, किसी एक विषय की रूपरेखा, किसी विशिष्ट वस्तु की एक विषय, देखो लिखा भी है, किसी विशिष्ट स्तर पर सिखाई जाने वाली एक विषय वस्तु की रूपरेखा को हम पाठ्यक्रम कहते हैं। और जबकि सभी विषयों की रूपरेखा का निर्माण करना पाठ्यक्रम कहलाता है। तो किसी एक विषय की रूपरेखा हमारी पाठ्यक्रम हो गई, और सभी विषयों की रूपरेखा हमारी पाठ्यचर्या हो गई। आगे देखते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट क्या बोलता है, शैक्षिक उद्देश्यों से संबंध रखता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, बच्चों को सिखाना कैसे है, बच्चों को पढ़ाना कैसे। एक कक्ष से संबंधित शैक्षिक जितने उद्देश्य होते हैं वो इसमें होते हैं। और शैक्षणिक उद्देश्य, इसमें टीचर और छात्र दोनों आ गए। शैक्षणिक उद्देश्यों से कि टीचर के उद्देश्य क्या होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करना होता है। टीचर की क्रियाकलाप कैसे होंगे, स्कूल संबंधों में वातावरण कैसा रखा जाएगा, इन सब पर हमें चर्चा करना हमारा शैक्षणिक उद्देश्य कहलाता है। अगला पढ़ते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों की क्रियाएं होती हैं, क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसको पूर्ण कराने के लिए, जैसे आज हम आपका पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के लिए यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित गत्यात्मक शिक्षण कौशल करा रहे हैं, गति से पढ़ा रहे हैं। इन चीज़ों में तो शिक्षण एवं छात्र दोनों की क्रियाएं होती हैं विषय वस्तु में। और जबकि विद्यालय के सभी संसाधन, कर्मचारी से लेके बैल घंटी बजने तक, सारा पूरा सिस्टम जो है वो हमारा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल शैक्षणिक गतिविधियों का समावेश होता है, और जबकि शिक्षा से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो सब इसमें समावेश होते हैं। और जबकि पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम में क्या होता है, शैक्षणिक तथा शैक्षणिक, बच्चों को व्यवहार के द्वारा सिखाना, बच्चों को खेल के द्वारा सिखाना, ये शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों का समावेश हमारा पाठ्यचर्या में होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण मूल रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। जो पाठ्यक्रम होता है उसके निर्माण और पूर्ण कराने के दायित्व तो शिक्षा का होता है, जबकि पाठ्यक्रम का निर्माण कराना एक किसी एजेंसी विशेष का, जैसे प्रोफेसर यशपाल समिति ने ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य एजेंसियों के द्वारा कराना। ये हमारे पॉइंट हो गए मित्रों, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके आगे हम चर्चा करते हैं। हम एक तरफ हो गए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आगे अब हमें चर्चा करनी है, जानना है कुछ एनसीएफ के बारे में। इसके बाद एनसीएफ के उद्देश्यों को भी पढ़ना है, और हमें कुछ तथ्यात्मक बातें जाननी है मिश्रा जी। और हमें जानना है मित्रों कि एनसीएफ में और क्या कहा गया है। तो एनसीएफ में मित्रों कहा गया था, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो हाई स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए, हाई स्कूल की परीक्षा होनी चाहिए, वो ऐच्छिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। अर्थात ऐच्छिक होने के कहने का तात्पर्य है कि बच्चों की इच्छा
डिपेंड करना चाहिए उन्हें बोर्ड परीक्षा देनी भी है या नहीं देनी है। इसके बाद अभी हमें एनसीएफ के उद्देश्य भी पढ़ने, कुछ 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। अगला पॉइंट मित्रों, और यहाँ एक कहता है, आप लोग लिख लीजिए, एनसीएफ 2005 जो विशेष जोर देता है, एनसीएफ 2005 बोलता है ज्ञान को सूचना नहीं मानना चाहिए, ज्ञान को सूचना नहीं मानना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बच्चे के अंदर जो ज्ञान है उसको आप एक सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन, नॉलेज को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉलेज को हम इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। जानकारी तो यार हमें किसी भी चीज़ की होती है, हमें जानकारी है कोविड-19 फैला है, कोविड-19 के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, विस्तृत ज्ञान अध्ययन करना, इन्फॉर्मेशन सबके पास है कोविड-19 फैला। लेकिन कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई, वायरस कैसा है, उसका कहाँ किस शहर से निकला, उसका आकार क्राउन आकार का है, कितना खतरा है, कैसे लक्षण होते हैं, सारी चीज़ों की नॉलेज रखना बात अलग होती है और इन्फॉर्मेशन अलग होती है। तो एनसीएफ कहता है कि नॉलेज को इन्फॉर्मेशन से आप कंपेयर नहीं कर सकते, नॉलेज को इन्फॉर्मेशन नहीं मान सकते। मित्रों अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है, बता चुके थे आपको कि 8वें अनुसूची ये सारी चीज़ें पॉइंट क्लियर हो गए थे। सभ्यता एवं प्रगति जो रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध था वो वही इसका आधारशिला था और बोझ रहे शिक्षा इनकी टैगलाइन थी। अब आगे हमें पढ़ना है, आगे में तो पढ़ना है पाठ्यचर्या के प्रकार। हमें आगे पढ़ना है, अभी हमने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पर बात की, अब हमें पढ़ना है पाठ्यचर्या के प्रकार। पाठ्यचर्या के प्रकार, तो मित्रों पाठ्यचर्या हमारी 8 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, ठीक है। 8 प्रकार के होने का मतलब है, देखो लिखते हैं, पहला होता है छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या। दूसरी होती है मित्रों हमारी विषय वस्तु आधारित पाठ्यचर्या, विषय वस्तु आधारित पाठ्यचर्या। अरे मिश्रा जी बैठ जाइए एक तरफ। और अगला होता है शिल्प केंद्रित आधारित पाठ्यचर्या, शिल्प केंद्रित आधारित पाठ्यचर्या। अगला होता है हमारा अनुभव आधारित पाठ्यचर्या, अनुभव आधारित पाठ्यचर्या। अगला होता है हमारा सहसंबंध आधारित पाठ्यचर्या, सहसंबंध आधारित पाठ्यचर्या। और अगला होता है मित्रों 6वीं पाठ्यचर्या क्रियात्मक पाठ्यचर्या, क्रियात्मक पाठ्यचर्या। और अगली होती है हमारी एकीकृत पाठ्यचर्या, एकीकृत पाठ्यचर्या। और अगली होती है कोर टीम आधारित पाठ्यचर्या, कोर टीम आधारित पाठ्यचर्या, ठीक है। ये हमारी 8 पाठ्यचर्या होती हैं और हमें इस पर बात करनी है। देखो मित्रों हमने बताया पाठ्यचर्या कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। अब देखो पहली पाठ्यचर्या होती है छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या, अर्थात जो पाठ्यचर्या का निर्माण होगा वो छात्र को, बालक को, छात्र छात्राओं को केंद्र मानकर उसका निर्माण किया जाएगा। यह हमारी छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या हो गई। बालक को वैसे भी हमारी जो आज की आधुनिक प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसलिए जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ्यचर्या होती है, माफ कीजिए, जो पाठ्यचर्या होती है वो छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या होती है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या होती है। एनसीएफ हमारा, और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, पहली क्लास में बोला था आरटीई की विशेष तत्व लेके आने वाले हैं नेक्स्ट मंडे पर आपके लिए, और आरटीई के बारे में विस्तृत जानेंगे। और होगा तो उस हफ्ते में पूरा लगातार आरटीई के 2-3 लेक्चर आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि आरटीई में बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आप लोग चाहेंगे कमेंट में बताना। विषय वस्तु आधारित पाठ्यचर्या, दूसरा है कि जो विषय वस्तु है उसके आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण होना चाहिए, हमारा दूसरा पॉइंट है। शिल्प केंद्रित आधारित पाठ्यचर्या, शिल्प केंद्रित मतलब होता है
क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, स्वनिर्माण की कलम कुछ अच्छा नहीं है ना भाई, बच्चा यार खुद निर्माण कर लेता है, क्रिएटिव बच्चा है, अच्छी चीज़ों का निर्माण करता है, खुद से खोजने की क्षमता है। तो ये होना चाहिए। सिर्फ केंद्रित पाठचर्या होगी। अनुभव आधारित पाठचर्या का तात्पर्य क्या हुआ मित्रों? अनुभव आधारित का मतलब होता है कि अनुभव के आधार पर किसी भी पाठचर्या का निर्माण करना। सह संबंधित आधारित पाठचर्या का अर्थात यह है कि बालक बालिकाओं को जो ज्ञान दिया जाए, जो शिक्षा दी जाए, उसको उनके परिवेश, वातावरण, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें पढ़ाया जाए। यदि हमें किसी बच्चे को भवन महल का बात बताना है कि महल कैसे होते हैं, भवन कैसे होते हैं, वह बच्चा पहाड़ी क्षेत्र का है, रूरल एरिया का है, जहाँ कच्चे मकान हैं, तो आप उसे पक्के टाइल्स लगे मकानों के, बड़े बड़े मकानों के बारे में नहीं बता सकते। पहले उसे घर के बारे में अवगत कराइए और धीरे धीरे उसे धीरे धीरे हाँ भाई ऐसा घर बनता है, फिर उसको आप जोड़ेंगे तो बच्चा जरूर सीख जाएगा। आप सीधे महल का वर्णन करने लगेंगे तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। या जैसे कि आपको बताना है कि गांव कैसे परिवर्तन हो रहा है, गांव में कैसे परिवर्तन हुआ, तो बच्चों से कहिए एक दिन आप बेटा और अपने बब्बा बहू, दादा दादी, नाना नानी, माताजी पिताजी से पूछ के आना कि आपके ज़माने में घर कैसे थे, गांव में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो बच्चा पूछ के आ गया, फिर अगले दिन बताना बेटा देखो तुम्हारे घर वालों ने बताया होगा पहले सीसी नहीं पड़े थे, अब सीसी पड़ गए, पहले लाइट्स नहीं होती थी अब लाइट हैं। ये सारी चर्चा, ये क्वेश्चंस हमारे सीटेट में बनते भी हैं, ये क्वेश्चन हमारे सीटेट में बनते भी हैं। और बताएं ये कैसे बनते, तो ऐसा नहीं है कि हम जो आपको एग्जाम्पल देते हैं ये उठा के, निश्चित है कहीं ना कहीं विगत वर्षों में आए क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आपको कनेक्टेड करके, रिलेटिव करके, जोड़ के ही बताते हैं, ताकि हम जब वहाँ पढ़ें तो हमें पूछा जाए। क्वेश्चन बन सकता है कि हम बच्चे को छात्र के बाल केंद्रित शिक्षा या बिना बोझ के शिक्षा किस अधिनियम के तहत, किस करिकुलम के तहत कहा गया, तो एनसीएफ 2 किस समिति, कौन सी समिति लाई, तो प्रोफेसर यशपाल समिति लाई। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक का हमने प्रश्न पूछा था आप लोगों से, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसमें कुछ लोगों ने नाम दिए थे। तो पहले तो एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म होता है वो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद होता है, और उसके जो नाम थे वो नाम थे दृष्टि रावत, राजकुमारी, पूनम मौर्य और रोशनी राजपूत। दृष्टि रावत, राजकुमारी, पूनम मौर्य और रोशनी राजपूत, 4 बच्चियों ने आंसर दिए थे। अगला क्रियात्मक पाठचर्या का मतलब हुआ क्रियाओं के आधार पर जो पाठचर्या होती है वो क्रियात्मक पाठचर्या होती है, एकीकृत पाठचर्या हो गई। और कोर टीम आधारित पाठचर्या जो होती है, जिन्होंने स्काउट गाइड सीखा होगा, जो बीटीसी में साल 2017 बैच से स्टार्ट किया गया था कि आपको स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो कोर टीम का अर्थ वो जानते होंगे, एक समूह में रहकर एक ग्रुप के साथ सीखना, कोर टीम आधारित पाठचर्या होती है मित्रों। अब हमें आगे का पॉइंट डिस्कस करना है और आगे हमें पढ़ना है पाठचर्या निर्माण के आधार क्या होते हैं। तो देखते हैं, हेडिंग डालो, पाठचर्या निर्माण के आधार। अगला है हमारा पाठचर्या निर्माण के आधार। पाठचर्या निर्माण के आधार, निर्माण के आधार। तो पाठचर्या निर्माण के आधार क्या है? पहला आधार है हमारा दार्शनिक आधार, पहला आधार है दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार। दूसरा है हमारा सामाजिक आधार, अगला है हमारा राजनीतिक आधार, राजनीतिक आधार। अगला है हमारा वैज्ञानिक आधार, और अगला है मित्रों हमारा ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक आधार। और अगला है हमारा सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार। ये हमारे 6 आधार हैं। अब इसमें देखते हैं, दर्शन शास्त्र के अनुसार पहला आधार होना चाहिए दार्शनिक आधार। पाठचर्या निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, सामाजिक आधार का तात्पर्य हुआ ऐसे पाठचर्या निर्माण करनी चाहिए जो हमारे समाज से बिलोंग करती हुआ। हमें वेस्टर्न कल्चर का हमने ले लिया, हमारे समाज में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे होगा? राजनीतिक आधार,
राजनीति विज्ञान से जोड़ते हुए भी हमें लेना चाहिए। वैज्ञानिक आधार जो हमारा पाठ्यचर्या होना चाहिए उस पर वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जरूर होना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। जो हमें पढ़ें तो ऐसा पाठ्यचर्या निर्माण हो, क्योंकि पाठ्यचर्या से ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो जो हमारा पाठ्यचर्या होगी तो पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक आधार का तात्पर्य हुआ हमें ऐतिहासिक चीज़ों को जोड़ते हुए ऐसा पाठ्यचर्या तैयार करनी है जो ऐतिहासिक आधार जिसका हो, सांस्कृतिक आधार जैसा हम पाठ्यचर्या निर्माण कर रहे हैं तो उसमें संस्कृति का समावेश जरूर होना चाहिए। अब एनसीएफ 2005 के हमें गुणों की बात करनी है। एनसीएफ 2005 के हमें क्या पढ़ने मित्रों, गुण पढ़ने हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, 2005 के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है हमारा बिना बोझ व तनाव के शिक्षा प्रदान करना। बिना बोझ व तनाव के शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। इसका अर्थ यह हुआ मित्रों, बिना बोझ और तनाव के शिक्षा प्रदान करना, अर्थात प्रोफेसर यशपाल समिति ने ही कहा था कि बिना बोझ और तनाव मुक्त शिक्षा। मतलब एनसीएफ 5 का उद्देश्य है कि जो हम शिक्षा देंगे बच्चों को उसमें बच्चों के अंदर ना तो हम बोझ देंगे, उन पर बोझ नहीं होगा, पुस्तकीय बोझ ज़्यादा हो, ना उन पर किसी प्रकार के एग्जाम का तनाव होगा। तो बिना बोझ और तनाव के शिक्षा प्रदान करना। अगला उद्देश्य हमारा कहता है बालकों के अंदर रटन प्रणाली को छुड़ाना, रोक लगाना। बालकों की रटने की प्रणाली की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। मतलब इसका तात्पर्य यह हुआ मित्रों कि जो बच्चे रटंत प्रणाली से रट लेते थे, रट लिया, उनको रटना नहीं है। उन्हें जो ज्ञान सिखाना है वो अपने व्यवहारिक जीवन से, अपने आसपास के विषय वस्तु, जैसे उन्हें सजीव सिखाना, तो ये नहीं सिखाना है कि वेद में जिनमें प्राण होता है वो सजीव होता है। उन्हें बताओ बेटा देखो हरे पेड़ पौधे ये सजीव होते हैं, या अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। फिर उन्हें ये भी दिखाओ कि मार के बेटा सजीव है कि निर्जीव है, बताओ ये क्या करता है। तो बच्चे बताएंगे नहीं सर ये तो कुछ नहीं कर पाता, ये तो पड़ा रहता है बेचारा, तो ये सजीव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमें सजीव निर्जीव में व्याख्यान करना है। हमें जो चीज़ भी बतानी है तो ना हमें अपने उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए हम बताएंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है, बालकों की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण। बालकों की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्धारण। मतलब ये कि जैसे बच्चे के अंदर योग्यता और क्षमता है, मतलब कक्षा 1 के बच्चे का पाठ्यचर्या का निर्माण अलग करना, क्योंकि तो पाठ्यचर्या और क्षमता के अनुसार जो बालकों की योग्यता है और क्षमता है उसी के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना। अगला पॉइंट हमारा चौथा कहता है कि बालकों की तार्किक व संज्ञान क्षमता में वृद्धि करने पर बालकों की संज्ञान व तार्किक क्षमता की वृद्धि करने पर विशेष बल देना। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कहता है वह शिक्षकों की एवं बालकों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। शिक्षकों एवं बालकों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। अगला पॉइंट हमारा कहता है शिक्षकों को प्रेरक के रूप में तैयार करना। शिक्षकों को प्रेरक के रूप में तैयार करना। तो प्रेरक के रूप में तैयार करने का अर्थ क्या होगा मित्रों, ये जानते हैं। प्रेरक के रूप में तैयार करना। अगला देखते हैं मित्रों हम, कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करना। कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करना
अगला देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करना। पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करना, शांति शिक्षा पर जोर देना, शांति शिक्षा पर दिख रहा है इसका पूरा जोर देना। अगला है 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार लाना। 10वीं की परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार लाना। और अगला है हमारा, हो गए। अब देखो मित्रों, इनको समझते हैं। बालकों की संज्ञान और तार्किक क्षमता में वृद्धि करना, जैसे कि हमने बताया था कि कहा गया है कि लंबी गणितीय आकृतियों को सिखाना, कल्पनाओं का। तो जो इसमें कहा गया है संज्ञान और बच्चे के अंदर तार्किक क्षमता पैदा करना, ताकि जब बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता होगी, तर्क वितर्क करेगा, तभी तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर संज्ञान और तार्किक क्षमता का क्या करना, वृद्धि करने पर विशेष बल देना। अगला पॉइंट कहता है शिक्षकों एवं बालकों की क्रियाशीलता में वृद्धि करना। जो शिक्षक और बालक हैं उन्हें ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए। शिक्षक को एकदम से जोश में बिल्कुल बच्चों को बताना चाहिए, बेटा ये करो, बेटा ऐसे क्रिएटिविटी करो। बच्चों को टास्क देने चाहिए, छोटे छोटे बच्चे ऐसा करके, ताकि बच्चों के अंदर एक नई चीज़ों का सृजनात्मकता की भावना पैदा हो, बच्चे प्रतिभाशाली हो, बच्चे खुद से करेंगे। जब बच्चे खुद से करके सीखना चाहेंगे तो ज़्यादा होगा। अगला देखो, शिक्षकों को प्रेरक के रूप में तैयार करना। एक क्वेश्चन बनता है मित्रों, इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीटेट में। एक प्रश्न बनता है, क्वेश्चन आ गया कि शिक्षक को होना चाहिए छात्र के साथ कैसा संबंध। पहला, शिक्षक का संबंध, मित्रता का संबंध, एक प्रेरक के रूप में, नन ऑफ दी। तो देखो, यदि प्रेरक नहीं होता तो टिक करते आप मित्रतावत रूप में रहना चाहिए। लेकिन यदि शब्द आ गया प्रेरक, तो इस क्वेश्चन में आप टिक करोगे प्रेरक, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक को एक प्रेरक के रूप में बच्चे को अंदर इतनी मोटिवेशन देना चाहिए कि ताकि बच्चा प्रेरित हो, बच्चा पढ़े। क्योंकि हमारे महान बीएफ स्किनर महोदय ने कहा है कि जो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होती है। यह हमारे महान साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर महोदय ने कहा है, जिनका आपको बहुत जल्द सिद्धांत मिलने वाला है। शिक्षकों को प्रेरक के रूप में तैयार करना। अगला है कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करना, जो सन 2005 के बाद कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करना, ताकि बच्चे के अंदर कंप्यूटर का ज्ञान हो सके, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो सके। और पर्यावरण शिक्षा, तो आपको हमने जब पर्यावरण का लेक्चर दिया था उसमें बताया था, पर्यावरण शिक्षा को तो अनिवार्य रूप से आप बीएससी करें, बीएड करें, कोई भी सिलेबस कर रहे हो, आपको पर्यावरण शिक्षा का एग्जाम जरूर देना पड़ता है। इसलिए पर्यावरण शिक्षा को प्रत्येक कोर्स में अनिवार्य कर दिया है। अगला है शांति शिक्षा पर जोर देना। मतलब जो इस बार कहा गया तो बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना, शांतिपूर्ण माहौल पैदा करना, ऐसी शिक्षाओं पर जोर दिया गया। ये नहीं है कि उन्हें युद्ध की नीति सिखाना। 10वीं कक्षा के परिणाम में गुणात्मक सुधार लाना, मतलब जो कक्षा 10 के हैं उनमें गुणात्मक सुधार लाना ही एनसीएफ 2005 का है मेन उद्देश्य। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना बोझ के तनाव की शिक्षा। दूसरे, बालक की रटने की प्रवृत्ति को छुड़ाना। तीसरा कहा गया योग्यता एवं क्षमता। और चौथा, संज्ञान और तार्किक क्षमता। ये और महान मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कर लीजिए। सीटेट के अनुसार शिक्षकों को प्रेरक के रूप में तैयार करना चाहिए, पहला। दूसरे की इसके बाद प्रायोरिटी आएगी शिक्षा को से एक शिक्षक को बच्चों के साथ मित्रतावत व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, ये बिल्कुल कीवर्ड बता रहे हैं मित्रों, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए 2-3 साल के, और आपको ये क्वेश्चन 1-2 बार मिला होगा जरूर, 100% सॉलिड है। इसलिए पहला प्रेरक के रूप में, दूसरा मित्रवत के रूप में, तीसरा गुरु के रूप में। कभी भी शिक्षक को ये अधिकार नहीं है कि वह बच्चे को डांट के दबकार के पढ़ाए। एनसीएफ 2005 साफ कहता है। इसके बाद जब आरटीई कराएंगे तो आरटीई में साफ लिखा है बच्चे को आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। और एक शिक्षक को चाहिए बच्चा जब पढ़ना चाहे, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि यदि शिक्षक को अपना विषय पढ़ाना है, शिक्षक को सबसे पहले चाहिए कि वह बच्चे के अंदर उस विषय वस्तु के बारे में रुचि पैदा करे, उसको प्रेरणा दे, उस विषय के बारे में इतने रोचक तथ्य बताने की चेष्टा करे ताकि बच्चा उस विषय से जुड़ने के लिए विवश हो जाए। प्रेरणा की भावना होगी। और जब तक इंसान के अंदर प्रेरक नहीं होगा तो इंसान शून्य है। अभी प्रेरणा के बिना इस जीवन में कोई भी संभव नहीं है। यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो प्रेरणा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी प्रेरणा है। सब हर व्यक्ति के अंदर जो सीख रहा है, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो,
प्रेरणा के तहत सीख रहा है। आपको प्रेरणा मिलती है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे भी पास होना है, एक आपके अंदर भूख है, प्रेरणा दे रहा है। जब तक आपको एक लगाव हो गया होगा, अरे एनसीईआरटी इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो आप पढ़ रहे, उससे लगाव हो गया। प्रेरणा जब तक किसी भी मनुष्य के अंदर नहीं होगी वो कोई भी चीज़ नहीं सीख सकता, जब तक उसके अंदर सीखने की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए शिक्षक को सबसे पहले शिक्षक को एक प्रेरक के रूप में तैयार किए, शिक्षक को प्रेरक के रूप में तैयार करना है। और दूसरा, जो शिक्षक और छात्र का संबंध होना चाहिए वो मित्रवत होना चाहिए। फिर तीसरा, शिक्षक को कभी भी छात्र पर दंडात्मक कार्यवाही करने का कोई भी अधिकार नहीं। और यहाँ तक देखो, एक प्रश्न आता है कि यदि कोई भी बच्चा, सीटेट में कई बार आया प्रश्न है, यदि कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी रुचि नहीं है, उसके माता पिता को सूचित करके नाम काट देना चाहिए, उस पर दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए, या एक शिक्षक को घर जाकर उनके माता पिता और बच्चे को प्रेरित करना चाहिए? नन ऑफ दी। तो मित्रों, इसका जो हमारे एनसीईआरटी ने इसका आंसर सही माना, वही माना कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह घर जाए, बच्चे को समझाए, बच्चे के माता पिता को मोटिवेट करे, शिक्षा के प्रति बताए, आरटी के अंदर जो पढ़ाएंगे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बारे में सूचित कराए। और जबकि ये तो मूल हमारा आरटी में कह ही दिया गया, हर माता पिता का ये अधिकार है, उन्हें कर्तव्य दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य ही हो गया। जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, हर माता पिता को कहा गया आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। तो यहीं से पेडालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, हमें तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग समझिए। अब कुछ 1-2 प्रश्न देख लेते हैं आज की क्लास में। और हमारा पहला प्रश्न देखो मिलता है अपन को, जैसे हम आपसे पूछते हैं पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में चर्चा करते हैं, देखते हैं कितना ज्ञान है। और हमने एनसीईआरटी के बारे में पूछा था। अब अगला क्वेश्चन है आपको, जो आरटीई है वो पूरे देश में किस तारीख से लागू हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक का आरटीई है। पहला प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी का निर्माण किस निबंध के आधार पर किया गया? का निर्माण का आधार कौन सा निबंध है? देखो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कौन सा निबंध है। हमने अभी ही बताया था आपको, जो हमारा सभ्यता व प्रगति निबंध है वही है। और इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि ये निबंध जो है वो किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कि एनसीईआरटी 2005 सबसे ज़्यादा बालक के किस गुणों पर विकास पर जोर देता है? तो एनसीईआरटी 2005 सबसे ज़्यादा बच्चों के सामाजिक विकास पर जोर देता है। किस पर देता है? कि बच्चों के अंदर सामाजिकता का ज्ञान होना चाहिए, सामाजिकता का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल। अगला प्रश्न बन सकता है, एनसीईआरटी 2005 किस प्रणाली का विरोध करता है? तो एनसीईआरटी 2005 रिटर्न प्रणाली का विरोध करता है। अगला कहता है, एनसीईआरटी 2005 के तहत यदि एक बच्चे को सिखाना है तो कैसे सिखाओगे? तो एनसीईआरटी 2005 के तहत एक बच्चे को सिखाना है तो उसे हम व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा सिखाएंगे, उसे खेल के द्वारा सिखाएंगे। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे आपके सामने बहुत जल्द। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट वीकली क्लास होगी वो आरटीई पर होगी, देखना ना भूलें अगली क्लास को, आरटीई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत से ज़्यादा अपने परिवार को बहुत बड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।